हेलो। जय भारत विजय भारत बच्चों। और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? ठीक चल रहा होगा। और आज संडे का दिन भी है, छुट्टी का दिन है, थोड़ा सा छुट्टी भी मनाएंगे, मस्ती किएंगे, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जो हमारा सांख्यिकी वाला चैप्टर खत्म होगा तो उसके बाद मैं क्या एक टॉपिक लाऊंगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला केमिस्ट्री में। तो काफ़ी बच्चों को लिखने में दिक्कत होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को, तो आज हम उसे कवर करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो उसके रिगार्डिंग डालूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखना बहुत आसान है, टफ नहीं है। बस थोड़ा सा समझना है, कुछ टर्म समझने हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट यानी जो पदार्थ है वो पीरियोडिक टेबल में यानी कि आवर्त सारणी में किस पोजीशन पे वो होगा, वो भी हम उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से बता सकते हैं। यदि हमें उसका परमाणु संख्या पता हो तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं तो आसानी से हम बता सकते हैं कि वो किस मतलब किस सारणी में, मतलब वो जो आवर्त सारणी हमारा है उसमें कहाँ पे वो मौजूद है, ठीक है ना। यानी कौन से समूह में होगा या कौन से आवर्त में होगा, ठीक है। तो वो सब डिटेल में समझेंगे। आते हैं हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि किसी भी परमाणु का जो स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं वो क्या गोल बनाता है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियस किसी भी पदार्थ का, ठीक है ना, यानी उसका केंद्र है। तो केंद्र में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। बाकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके बाहरी कक्षा में। तो बाहरी कक्षा में क्या हुआ, इस तरह से हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये पहली कक्षा होगा, उसके बाद दूसरी कक्षा, इस तरह से टोटल जो होगा कितने कक्षा हो सकते हैं। तो अभी तक जो मौजूद हमारे पास पदार्थ है वो सारे 7 कक्षा में हो जाता है। यानी कि हम 7 कक्षा कंसिडर करते हैं, ठीक ना। यानी टोटल जो हमारा आउटर सेल है जिसको हम सेल कहते हैं, यानी कि कक्षाएं हैं। तो किसी भी परमाणु का वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, अगर उसका परमाणु संख्या मैक्सिमम लेंगे तो मैक्सिमम कितने कक्षा हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा पहला कक्षा, ये दूसरा कक्षा, इसी प्रकार से ये तीसरा कक्षा होगा और इन सब में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये पहला कक्षा हम क्या नाम लेते हैं, के। दूसरा क्या होगा, एल। तीसरा क्या होगा, एम। तो इस प्रकार से हमारे टोटल जो सेल है, यानी टोटल मैक्सिमम जो सेल है, सभी सेल का नाम जो है वो हमारे पास क्या क्या है, के, एल, एम, एन, ओ, पी एंड क्यू। ये टोटल कितने हो गए, 7। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। तो ये 7 कक्षा यानी 7 सेल होते हैं मैक्सिमम। सभी जो भी पदार्थ अभी तक है उन सभी का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 7 कक्षा कंप्लीट होते होते वो सारे खत्म हो जाते हैं, वो 7 कक्षाएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं, ठीक है ना। इन सब कक्षाओं का इलेक्ट्रॉन का क्षमता अलग है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, मैं डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बता रहा हूँ, ठीक ना। इसमें हम पहले बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं कि क्या कैसे होता है, किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे उसमें हम फील करते हैं, वो सारा डिटेल बताएंगे, ठीक ना। आप सिर्फ ध्यान से देखते रहिए, बहुत आसानी से समझ में आएगा अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मैं क्या बता रहा था कि टोटल कक्षाएं कितनी है, 7। के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, ठीक है। अब इन सब कक्षाओं का अलग अलग क्षमता है इलेक्ट्रॉन रखने का, यानी इसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसका सभी कक्षाओं का अलग अलग क्षमता है। उस क्षमता को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2n² से, जहाँ n हमारा क्या चीज है, n जो है वो कक्षाएं हैं, यानी कि जो सेल है उस सेल का संख्या, सेल का संख्या को इंडिकेट करता है क्या, एन। यानी कि अगर हम इसके लिए लेंगे, ये हमारा क्या है, पहला सेल, ये क्या है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा और ये सातवां, ठीक है ना। तो एन का वैल्यू क्या, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होगा। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो वो रख सकता है, मैक्सिमम होल्ड कर सकता है, उसका फार्मूला क्या है, 2n²। तो यदि आपसे पूछा जाए तो चौथी कक्षा की क्षमता कितना है, तो चौथे कक्षा यानी एन का क्षमता कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का रखने का, तो चौथे कक्षा का क्षमता क्या होगा, 2 × 4 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया, 16। यानी चौथे कक्षा में मैक्सिमम जो होगा, ओ सॉरी 32, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 2 जा 32। तो चौथे कक्षा का मैक्सिमम क्षमता कितना हो गया, 32। उसी तरह अगर पूछा जाए आपको तीसरे कक्षा का, तो तीसरी कक्षा का मैक्सिमम क्षमता कितना होगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 18 हो गया। दूसरी का कितना होगा, 2 का स्क्वायर × 2 यानी कि 8 हो गया। पहले का कितना होगा, 1 का स्क्वायर × 2 यानी 2 हो गया। तो इसका मैक्सिमम क्षमता जो इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है वो 2 है। सेकेंड वाले का मैक्सिमम क्षमता 8 है, तीसरे वाले का 18,
चौथे वाले का 32, पांचवें वाले का 50, ठीक है, छठे वाले का 72 और सातवें वाले का कितना हो जाएगा 49 और गुने 2 98, ठीक है। ये मैक्सिमम क्षमता इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का है। तो अब बताइए ये 700 कक्षा तो फुल हो नहीं पाएगा, क्योंकि अभी तक जो मौजूद हमारे पास पदार्थ है जिनके बारे में हम स्टडी करते हैं वो टोटल कितने हैं 118। तो बताइए लास्ट वाले में ही 98 अकेला आता है और इसमें 72 आता है। टोटल अगर जोड़ेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो उतना का जरूरत हमें है नहीं। तो हम क्या, तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 7 तक जरूर जाता है, लेकिन बहुत सारी कक्षाएं क्या होती है खाली रह जाती हैं। वो क्यों खाली होती हैं, अगले वाले में क्यों चला जाता बिना भरे हुए, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। लेकिन अभी आप समझ लिए कि इन सभी कक्षाओं का ये मैक्सिमम क्षमता है, ना कि ये रखेगा, ये उसका मैक्सिमम क्षमता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो इतना ही होल्ड करे, उससे कम तो कर ही सकता है, ये उसका मैक्सिमम क्षमता है, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारे पास, अब ये जो सातों कक्षाएं हैं तो इनका उप कक्षाएं भी होती हैं, ठीक है। तो उप कक्षाओं का नाम जो है वो क्या SPDF, ठीक है, चार उप कक्षाएं होती है, उनका नाम SPDF है। अब किसमें कितनी उप कक्षाएं होती हैं वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा सेल हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले वाले का जो हम कंसिडर करेंगे 1 वाले का, उसमें क्या होगा देखिए कि इसमें सिर्फ एस कक्षा हो, उप कक्षा, कक्षा में उप कक्षा, उप कक्षा का मीनिंग क्या हुआ, जैसे कि हमारा सेक्शन होता है, अगर पूछा जाए कि 10th क्लास में ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन, तो वो क्या होता, तो सभी चाहे 10A बोले 10B बोले हैं, होते तो सभी 10 क्लास के बच्चे, लेकिन उनमें क्या होते हैं उप कक्षा, उनका सेक्शन होता है। तो 10A अलग 10B अलग, ठीक है, लेकिन वो सभी क्या 10 क्लास की है AB। उसी प्रकार से जो फर्स्ट वाले में होता है वो सिर्फ एस उप कक्षा होता है, ठीक है। दूसरे में वो क्या होता है एस और पी दोनों हो सकता है, फर्स्ट वाले में एस, दूसरे वाले में एस पी, तीसरे वाले में क्या होगा एस पी और डी, चौथे वाले में क्या होगा एस पी डी और एफ, ठीक है। ये उप कक्षाएं होती है SPDF, यानी चार उप कक्षाएं होती हैं। तो इन्हीं चारों में फुल करते करते पूरा कंप्लीट हो जाता है, इससे ज्यादा उप कक्षाओं का जरूरत हमें नहीं पड़ता है, और क्योंकि हमारे पास अभी पदार्थ जो है वो बहुत कम है, 118 पदार्थ कई बार में पढ़ते हैं, इससे ज्यादा पदार्थ अभी नहीं है, ठीक है। तो हमारा जो इतना भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखेंगे उसमें इतने कक्षाओं का ही प्रयोग हो पाएगा SPDF का ही, ठीक है ना। और कक्षाएं कितनी हैं टोटल 7 कक्षाएं हैं, ठीक है। तो अब इन सबका भी क्षमता अलग है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि हमारा जो है कक्षाओं का क्षमता अलग अलग है, ठीक है। उसी प्रकार से इन सब का भी अलग अलग क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने का, ठीक है। तो SPDF सभी को इलेक्ट्रॉन होल्ड करने का क्षमता कितना होगा वो देखिए इस प्रकार से, एस का जो क्षमता मैक्सिमम है वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, यानी पहले कक्षा में क्या है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना 2, और इसका एक ही उप कक्षा होता है, तो पूरा का पूरा क्या होगा उसी में चला जाएगा, यानी 2 का 2 एस का ही हो जाएगा। अब जैसे कि अगर 9th क्लास में सिर्फ ए सेक्शन हो 9A, तो अगर कोई पूछे कि 9th क्लास में कितने बच्चे हैं, तो मान लीजिए 50 बच्चे हैं। अब कोई पूछेगा 9A में कितने बच्चे हैं, तभी तो 50 ही होगा, क्योंकि एक ही सेक्शन है। वही अगर 2 सेक्शन होता तो कुछ बच्चे ए में और कुछ बच्चे बी में होते, लेकिन यहाँ तो एक ही सेक्शन है। तो उसी प्रकार से जो पहला सेल है उसका एक ही उप कक्षा होता है जो कि एस होता है, तो मैक्सिमम क्षमता इसकी कितना हो जाएगा 2 हो गया, ठीक है। अब अगला चलते हैं, सेकंड वाले में एस और पी दोनों है, सेकंड सेल में क्या है एस और पी दोनों है, तो इसकी 2 कक्षा है। तो हमें पहले पता चल चुका है कि जो एस का क्षमता है वो कितना है सिर्फ 2 है, एस का जो क्षमता है वो कितना है सिर्फ 2, और जो सेकंड सेल है उसकी क्षमता कितना है 8 है। तो 2 तो पहले कक्षा में आ गया, तो बाकी जो बचा वो किसमें चला जाएगा पी में, यानी कितना हो गया 6, तो पी का क्षमता कितना हो गया 6। बिल्कुल इसको वैसे देख सकते हैं कि 2 क्लास में 2 सेक्शन है एस और पी, तो 2 क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं 8, और पहले सेक्शन में 2 बचा, तो बाकी जो बचा क्या हो दूसरे सेक्शन में होगा, तो एस का क्षमता 2 और पी का क्षमता 6 हो गया। अब आते हैं तीसरे में, तीसरा में क्या होगा एस पी और डी तीनों कक्षाएं होंगी, ठीक है। तो तीसरे कक्षा का कुल क्षमता कितना है 18 है, तो यही 18 तो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे होगा, तो एस का हमें पता है कि क्षमता कितना है 2, तो ये हमने 2 ले लिया, पी का क्षमता कितना है 6, ये हमने 6 ले लिया, बाकी जो बचा वो किस में चला जाएगा डी में ना, तो अब कितना बच रहा है 10, तो डी का क्षमता कितना हो गया 10, यानी डी उप कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम है ना कि उतना ही होगा, मैक्सिमम वो हो सकता है, ठीक है ना, बाकी इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब आते हैं चौथे कक्षा में, चौथे में क्या होगा एस पी डी और एफ, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है।
तो इन सबका क्षमता अलग अलग होगा। एस का क्षमता में पता चल गया 2 है, पी का 6 है, डी का 10 है। अब बताइए चौथे कक्षम टोटल कितना है, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है 2 और 6, तो ये टोटल कितना हो गया 18, बाकी बच कितना गया 14, यानी कि एफ का क्षमता कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने सीखा दो चीज, एकदम वन बाय वन समझे, बहुत अच्छी तरह समझ आएगा, एकदम बिल्कुल वन बाय वन करते जाइए लिंक करके। अभी हमने सिर्फ ये सीखा कि किसी भी परमाणु में उसमें कक्षाएं और उप कक्षाएं होती हैं। ठीक है, तो अब कक्षाएं टोटल कितनी हो सकती है, मैक्सिमम 7 कक्षाएं, यानी 7 सेल हो सकता है मैक्सिमम। इसी 7 सेल के आधार पर ही हमारा जो आवर्त है वो कितने हैं 7 आवर्त। तो जो हमारा पीरियोडिक टेबल बनता है, जो हमारा आवर्त सारणी होता है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि क्षैतिज लाइन जो है, क्षैतिज रेखाएं जो है वो टोटल कितनी है 7। ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा अभी आवर्त सारणी भी दिखा दूंगा, वो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो टोटल कितनी कक्षाएं होती है 7। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, ज्यादा बेटर होगा। हाँ, देखिए आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा आवर्त सारणी है, इसमें देखिए टोटल कितनी कक्षाएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये सातों आवर्त है ना। ये जो 7 आवर्त है वो क्या है, ये 7 कक्षाएं हैं। यानी पहला जो क्षैतिज लाइन है वो क्या, के है, एल है, एम है, एन है, ओ, पी, क्यू, ये सातों को इंडिकेट कर रहा है। ये हमारा जो 7 क्षैतिज लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और ये जो दो नीचे है, ये एक्सोनम के नीचे नहीं है, ये क्या होता है, इसका नाम क्या, लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड। तो लेंथेनम और एक्टिनम जो है, इसके बीच में इसके बारे में बताऊंगी कैसे इसको बाहर निकाले गए। ठीक है ना, ये बिल्कुल यही पे इंसर्ट करता है, ये बाहर नहीं है, ये दोनों यहाँ पर ही है। ठीक है ना, तो टोटल हमारे कितनी कक्षाएं 7, वही हमारे पास ये कक्षाएं है। ठीक है ना, ये टोटल के एल एम एन करके 7 कक्षाएं हैं, यानी कि 7 आवर्त। तो ये जो हमारा आवर्त सारणी है, इसमें 7 आवर्त हो गया। और ये जो समूह होता है, यानी जो हमारा ऊर्ध्वाधर लाइन है, वो टोटल कितने हो जाते हैं, टोटल 18 होता है। ठीक है ना, तो इससे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो जो ऊर्ध्वाधर है उसे क्या कहेंगे, समूह, और जो क्षैतिज है उसे क्या कहते हैं हम, आवर्त। तो आवर्त जो है वो क्या होता है, कक्षाएं, यानी कक्षाएं को इंडिकेट कौन करता है, आवर्त। यदि कहीं पर भी अपन लिख रहे हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके इलेक्ट्रॉन चौथे कक्षा तक चला गया है, इसका मतलब है कि वो जो हमारा पदार्थ है वो किस आवर्त में होगा, तो चौथे आवर्त में होगा, इस आवर्त का ही वो पदार्थ होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा आवर्त है, कौन सा सारणी में वो इंडिकेट रहेगा। हाँ, तो ठीक है, हमने देख लिया कि जो हर कक्षाओं का मैक्सिमम क्षमता वो इस प्रकार से है, और उसके जो उप कक्षाएं हैं वो उसका मैक्सिमम क्षमता ये है। तो टोटल हमारी उप कक्षाएं कितनी है, 4, हमें 4 ही याद रखना है, एसपीडीएफ। एस का क्षमता 2, पी का क्षमता 6, डी का क्षमता 10, और एफ का क्षमता कितना होगा 14। ठीक है, तो ये दो चीजें फिलहाल याद रखना है कि कक्षाओं में मैक्सिमम कितना हो सकता है और उप कक्षाओं में मैक्सिमम कितना हो सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखना है वो ये रखना है कि किसी का भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और उसका अगर बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन लेंगे तो हमेशा 8 या 8 से कम ही रहेगा, 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। दो चीज ध्यान रखना है, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला तो ये कि उसके सेल में मैक्सिमम क्षमता ये हो सकता है, और दूसरा यदि उसका बाहरी कक्षा कोई भी सेल हो, चाहे इन सातों में से कुछ भी हो, तो उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी के परमाणु संख्या इस प्रकार से हैं जिनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और उसके इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा तक जा रहा हो, तो तीसरी कक्षा का क्षमता कितना है 18। लेकिन अगर तीसरी कक्षा में ही वो खत्म हो रहा हो तब हम उसमें 8 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, जबकि क्षमता इसका कितना है 18। अब एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ ये, ठीक है ना, कि कैसे हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए मैं क्या बोल रहा था कि जो आखिरी कक्षा में उसमें 8 से ज्यादा नहीं होगा, इस कॉन्सेप्ट का यूज कैसे करेंगे। सपोज हमें लिखना है पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 19। ठीक है, यानी के से इंडिकेट करते हैं, और इसका परमाणु संख्या कितना होता है 19। अब यदि हम इसका लिखें तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हमने लिख लिया। दूसरे कक्षा में कितना जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन, अभी बचा हुआ है ही 8 हमने लिख लिया। अब बच कितना रहा है, 2 और 8 10 हो गया, कितना बच रहा है 9, और तीसरे वाले की क्षमता कितना है 18। यानी तो पूरा का पूरा 9 जो है वो तीसरे कक्षा में आ सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम 9 लिखते हैं तो ये बाहरी कक्षा हो जाता है, और बाहरी कक्षा की क्षमता मैक्सिमम 8 ही है। तो हमें दो कॉन्सेप्ट याद रखना है, पहला मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन का संख्या 2n² किसी भी सेल के लिए, और दूसरा
यदि वो बाहरी कक्षा बन जाए तो उसमें 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ये हमारा अगर हम 9 लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये बाहरी कक्षा हो जाता है, यानी तीसरे कक्षा में, तो इसमें 8 से ज़्यादा हो नहीं सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसको सही कैसे हो जाएगा, तो एनर्जी कंसिडरेशन के कारण ये क्या होता है, 8 और ये चला जाएगा उसमें 1, ठीक है, 2 8 8 1 इस प्रकार से हो जाएगा। तो 2 8 8 1 जब हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ, चौथे कक्षा में पहुंच गया, और चौथे कक्षा में क्या हो जाएगा, चौथे कक्षा का मैक्सिमम क्षमता जो है वो 32 है, लेकिन यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब बाकी फिर बाद में क्या होगा, ये 2 होगा फिर आगे बढ़ेगा, तो वो हम देखेंगे जब एसपीडीएफ के रूप में लिखेंगे तो क्लियर होगा। फिलहाल आप इतना समझिए, यदि तीसरा कक्षा में ही लिख देते तो उसमें क्या 8 से ज्यादा होता, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए वो क्या होता, गलत हो जाता। तो हम क्या करते, इसमें चौथी कक्षा तक ले गए और तीसरी कक्षा में क्या बच गया 8, ठीक है। अब ये 8 ही यहाँ क्यों आया, यहाँ पे 6 क्यों नहीं आया, यहाँ पे 3 क्यों नहीं आया, इस प्रकार से वो सोच सकते हैं। तो कैसे होता है वो मैं अभी क्लियर करूंगा। फिलहाल आप ये समझिए कि बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले, ठीक है ना, कि बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। चलिए, हाँ, तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि आखिर इसे हम एसपीडीएफ के रूप में कैसे लिखें, क्योंकि जब हम डायरेक्ट नंबर लिखते हैं तो हमारा बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उसमें गलत होने का चांस होता है। जैसे अभी हमने देखा कि जो पोटेशियम का होता है वो क्या होता है 2 8 8 1, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि आखिर हम इसको 2 8 7 2 क्यों नहीं लिखे, 2 8 6 3 क्यों नहीं लिखे, ठीक है, क्योंकि ये सभी तो अगर ये सही है तो ये भी हो सकता है अभी तक का जो कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग कि हमारे बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं है। तो जब अंदर वाले कक्षा में फुल नहीं हो सकता है तो उससे कम भी हो सकता है, क्योंकि तीसरी कक्षा की क्षमता कितना है 18, तो अगर ये 18 नहीं 8 है तो 8 के लिए 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, आखिर हम ये क्यों नहीं लिखे, ये क्यों नहीं लिखे। तो ये जो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो जब हम लिखेंगे उसे उप कक्षा के साथ में लेके चलेंगे तब, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किस कक्षा में जाएगा वो ऊर्जा पर डिपेंड करता है, उसका एनर्जी कंसिडरेशन, यानी किस कक्षा का ऊर्जा कितना ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो जिस कक्षा में ऊर्जा कम होता है सबसे पहले वो उसी में फील होता है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। जिस कक्षा उप कक्षा को मिलाकर, यानी जो हमारी कक्षाएं हैं उसके अंदर भी उप कक्षा है, ठीक है, तो जिस कक्षा और उप कक्षा को मिलाकर ऊर्जा सबसे कम होगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें ही फील होगा, ठीक है। ये हमें ये याद रखना है। यानी हमें क्या अब तक हुआ 3 कॉन्सेप्ट लेकर चलना है, क्या क्या, पहला किसी भी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये होगा, उप कक्षा का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ये होगा, बाहरी कक्षा में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है। दूसरा बात क्या है कि उप कक्षा को जब हम लिखेंगे साथ में तो सबसे पहले वह उप कक्षा में जाएगा इलेक्ट्रॉन जिसका ऊर्जा सबसे कम होगा। अब ऊर्जा कैसे कम होगा, कैसे डिसाइड करेंगे कि ऊर्जा कम है, वो मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ कि हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि उसका ऊर्जा कम है या ज्यादा है, ठीक है ना, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इस चीज को ध्यान दीजिए, पहले हमारा सेल में कितना उप कक्षा होता है 1, दूसरे वाले में कितना उप कक्षा है 2, तीसरे वाले में 3। तो यदि इसको हम एसपीडीएफ के रूप में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 1 के साथ एस हो गया, 2 के साथ क्या होगा, 2 के साथ 2s और 2p दोनों हो गया, ठीक है ना। तीसरा जो हमारा कक्षा है उसमें क्या क्या हो जाएगा, 3s 3p और 3d ये तीनों हो जाएगा। चौथे वाले में क्या होगा, 4s 4p 4d और क्या हो जाएगा 4f, ठीक है। इस प्रकार से जो अगला पांचवा लिखेंगे तो पांचवे में भी आएगा क्या एसपीडीएफ, और उससे आगे भी आ सकता है उपकक्षा, लेकिन उसमें जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारे पास टोटल कितना लिमिट में पदार्थ है 118 पदार्थ का ही करना है, तो आगे का नीड ही नहीं होता है। यानी अगला जो कक्षा होगा उसका ऊर्जा इतना ज्यादा होता है कि वहां तक इलेक्ट्रॉन पहुंच ही नहीं पाता है, उससे पहले ही इलेक्ट्रॉन फील होकर खत्म हो जाता है क्योंकि 118 से ज्यादा था ही नहीं। तो पांचवे में क्या होगा, 5s 5p 5d 5f, ठीक है। फिर 6 वाले में क्या होगा, 6s 6p 6d और 7 वाले में क्या होगा, 7s 7p, ठीक है। इससे ज्यादा होता ही नहीं है, इतने में हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम इस प्रकार से लिखे कि हर कक्षा में कितना उप कक्षा होगा और कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, जो एसपीडीएफ कर। अब इन सबका ऊर्जा अलग अलग है, इन सबका ऊर्जा का क्षमता जो है वो डिफरेंट है, किसी का सिमिलर भी हो सकता है बहुत सारा, अभी बताऊं कैसे होगा, सबका ऊर्जा अलग अलग है। तो जिस सेल का ऊर्जा सबसे कम है उप समूह के साथ यानी उप कक्षा के साथ, जिस कक्षा का ऊर्जा सबसे कम है उसमें ही इलेक्ट्रॉन पहले फील होता है, ठीक है। अब हम ऊर्जा कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो देखिए 1s इसमें जो ऊर्जा कंसिडरेशन होता है वो आप इस प्रकार से याद रखिएगा, जो हमारा सेल है 1 2 3 इसका ऊर्जा उतनी है जितना इसका सेल का संख्या है,
यानी पहले वाले का ऊर्जा कितना है 1, दूसरे का 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। अब इसका उप कक्षा का ऊर्जा कितना होगा, तो पहले वाले सेल में हमारा एक उप कक्षा है, तो S का ऊर्जा कितना हो जाएगा 0 कंसिडर करते हैं। P का ऊर्जा कितना होगा 1, D का ऊर्जा कितना 2 और F का ऊर्जा कितना है 3, ठीक है ना। यदि हमें 1s का ऊर्जा ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एस, तो 1 का 1 प्लस 0 यानी कि 1। 2s का ज्ञात करना है तो 2 प्लस 0 यानी कि 2। 2p का ज्ञात करना है तो 2 प्लस 1 यानी कि 3, ठीक है। 3s का ज्ञात करना है तो 3 प्लस 0 यानी कि 3 और 3p का 3 प्लस 1 यानी कि 4, 3d का 3 प्लस 2 यानी कि 5। 4s का क्या हो जाएगा 4 प्लस 0, 4 प्लस 1, 4 प्लस 2, 4 प्लस 3। ये कैलकुलेट करने का एक तरीका ले सकते हैं कि किसका ऊर्जा कम है किसका ज्यादा, वो पता करने के लिए, ठीक है ना। तो अब 5s का क्या होगा 5 प्लस 0, 5 प्लस 1, 5 प्लस 2, 5 प्लस 3। आप ही एकदम 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सुनिए तो बहुत आसान समझ आएगा। फिर मैं इसका इजी तरीका भी बताऊंगा जो अफवाह प्रिंसिपल है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये थोड़ा समझना जरूरी है कि आखिर वो इलेक्ट्रॉन जाता क्यों है उसमें, इसमें नहीं रखकर दूसरे में क्यों जाता है। तो वो ऊर्जा कंसिडरेशन के कारण ही पहले वाले सेल को छोड़ के दूसरे में चला जाता है, क्योंकि उसका ऊर्जा कम होता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक भी समझ में आ जाएगा आपको थोड़ा सा। पहले वाला सबसे कम ऊर्जा किसका 1s का, तो जो भी इलेक्ट्रॉन होगा चाहे किसी भी परमाणु संख्या का हमारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 1s में, उसके बाद कहाँ जाएगा 2s में, फिर कहाँ जाएगा 2p में। इसका भी ऊर्जा 3, इसका भी ऊर्जा 3। लेकिन ये क्या है सेकंड वाले कक्षा का और क्या थर्ड वाले कक्षा का, तो दोनों का जब ऊर्जा सेम है तो पहले सेकंड वाला कक्षा फुल होगा तब जाके थर्ड वाला फुल होगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा फिर इसमें आएगा। अब 3 में के बाद क्या होगा 4 ऊर्जा, 4 ऊर्जा किसका 3p का, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आएगा ट्विस्ट, 4 ऊर्जा इसका भी, 4 ऊर्जा इसका भी, यानी 3p का भी 4 है और 4s का भी 4 है। लेकिन 3d का क्या है 5 और 3d क्या है तीसरे कक्षा का उप कक्षा है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे तो क्या होगा 3p में इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद 3d में नहीं जाकर वो क्या होगा 4s में चला जाएगा, क्योंकि 4s का ऊर्जा क्या है कम है ना, इसका ऊर्जा 4 है जबकि 3d का ऊर्जा कितना है 5 है। तो पहले क्या हो 4 वाला को फिल करेगा, तो 3p को फिल करने के बाद वो सीधा चला जाएगा 4s में, ना कि 3d में। 3d में क्या होगा बाद में जाएगा। इसलिए जो हमारा लिखाया था यहाँ पे 19 वाले का, यानी पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब लिखे थे तो क्या लिखे थे 2, 8, 8 और 1, यानी यहाँ पे 9 लिख सकते थे, लेकिन वो क्या हो जाता अगर हम 9 लिखते तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या चौथे वाले में चला गया ना, यानी चौथे वाले में पहुंच गया, तीसरा कंप्लीट नहीं हुआ। हम इसको क्या लिखे तीसरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें टोटल क्षमता 18 हो सकता था, लेकिन इसको कंप्लीट नहीं करके भी चौथे में चला गया। तो क्यों गया वो यहाँ से गया 3p में आया, 3d में जाना चाहिए था लेकिन इसका ऊर्जा कितना है 5 है, तो उसको छोड़ के क्या चल गया 4s में चल गया। इसका मतलब क्या इसका ऊर्जा कम था इसलिए इसमें चला गया, 3d में नहीं गया। वही हुआ तीसरा वाला फुल नहीं करके चौथे वाले में चला गया, इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या हुआ चौथे कक्षा में चला जाता है बिना तीसरा को फुल किए हुए। तो ये क्यों हुआ ऊर्जा के कारण, ऊर्जा कंसिडरेशन के कारण, क्योंकि ये नियम है कि जिस कक्षा का उप कक्षा का ऊर्जा कम होगा पहले इलेक्ट्रॉन उसमें ही जाएगा, ठीक है ना, और जिसका ऊर्जा ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में जाएगा। तो ये पूरा फ्यूल होगा उसको फिर से 3d में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका 5 है और अगले वाले का क्या है 5, तो इसका भी 5 है, इसका भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो सबसे पहले क्या होगा अगर तीनों का 5-5 है तो पहले तो तीसरा वाला फुल करेगा तो ना चौथे कक्षा में जाएगा, तो इसलिए फिर से वापस तो तीसरा में चला जाता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन फुल करता है, इसको इलेक्ट्रॉन फुल करने के बाद यहाँ जाएगा फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ऊर्जा कंसिडरेशन के कारण एक कक्षा को बिना भरे हुए अगले कक्षा में चला जाता है। तो अभी तक आपको क्या समझ में आया होगा कि किस कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उप कक्षा में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और बिना कक्षा को फुल किए अगले कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्यों चला जाता है, तो ऊर्जा के कारण, ठीक है। ये समझिए, इसलिए हम क्या लिखते हैं 2, 8, 8 एक लिखते हैं तीसरा को कंप्लीट किए हुए। अगर इसको एसपीडीएफ के रूप में लिखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना, वो हमने दिखाया। तो एसपीडीएफ में क्यों होता है ऊर्जा कंसिडरेशन के कारण। अब ये लिखेंगे कैसे, कैसे हम इसको याद रखेंगे, क्योंकि बार बार हम ऊर्जा कैलकुलेशन वो बहुत टफ हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा आसान तरीका बनाने के लिए हम क्या करते हैं अफवाह का प्रिंसिपल यूज करते हैं, या उसके अलावा कुछ और है एक दो जो मतलब ट्रिक है जो याद करने का ट्रिक है। बाकी बेस्ट अफवाह प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे, और बाकी एक दो थोड़ा ट्रिक भी है वो भी मैं बताऊंगा।
ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, यहाँ पे कहीं आपको कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि जो हमारा परमाणु संख्या है वो क्या होता है, प्रोटॉन का संख्या होता है, लेकिन हम लिखते क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी पदार्थ का इलेक्ट्रॉन का संख्या उतना ही होता है जितना उसमें प्रोटॉन का संख्या होता है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, कब तक, जब तक वो किसी से रिएक्शन नहीं करे या बाहरी ऊर्जा उसको प्रोवाइड नहीं किया जाए, ठीक है ना। यानी कि वो आयन नहीं बनाए, तब तक उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का संख्या उतना ही होता है जितना उसके प्रोटॉन का संख्या होता है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। और बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन तो एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जंप करेगा, तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, ठीक है ना। तो प्रोटॉन तो एक जगह निश्चित रहेगा, वो क्या होता है, सेल का केंद्र में वो निश्चित रहता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो किसी का भी लिखना हो, जैसे अब मान लीजिए हम 19 वाले को एसपीडीएफ के रूप में लिखना चाहेंगे। पहले हम ऊर्जा कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग बताते हैं, फिर आपको अफवाह प्रिंसिपल बताएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 1s में फिल हो जाएगा। तो s का क्षमता कितना है, 2, तो 1s2 लिख दिया हमने। 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, बचा कितना अब 17। अगला गया तो 2s लिखे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा क्योंकि s का क्षमता 2 होता है। अगला क्या होगा, 2p होगा, तो 2p p का क्षमता कितना 6 होता है, तो 6 हमने लिख दिया। नेक्स्ट क्या होगा, 2p के बाद 3s हो जाएगा, 3s, s का क्षमता कितना है 2, मैक्सिमम 2 लिख दिया। अभी कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं, हम एक बार जोड़ के देखते हैं, 2 4 6 4 10 2 12, अभी 12 इलेक्ट्रॉन का काम हुआ, बचा हुआ कितना, अभी और 7 बचे हुए। तो 3s के बाद क्या देखें हम, 3p, 3p में क्या हो जाएगा, p का मैक्सिमम क्षमता कितना है 6, इलेक्ट्रॉन 7 बचे हुए, तो p वाला पूरा फुल हो जाएगा, तो 3p6 हमने लिख लिया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो 3p के बाद क्या हुआ, 3d तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 3d में क्षमता कितना है 5, 3d का एनर्जी कितना है 5 है, जबकि 4s का एनर्जी कितना है 4 है। तो पहले क्या होगा, 4s फिल होगा, 3p के बाद 3d नहीं होके 4s फिल होगा, तो 4s, s का क्षमता कितना होता है 2, इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए 1, इसको हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 1 लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अब इसको हम न्यूमेरिकल के फॉर्म में, इस फॉर्म में 288 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वो देखिए यहाँ से। पहले कक्षा में यानी 1 वाले के साथ में 1s, ये है कितना इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कक्षा में, दूसरे कक्षा में कितना है, ये दोनों है, ठीक है, कितना हो गया 8। तीसरे कक्षा में ये दोनों है, कितना है 8, और चौथे कक्षा में कितना है 1, ये आ गया ना, 2 8 8 आ गया, यहाँ भी आ गया, ठीक है। तो चौथे कक्षा तक चला गया, ठीक है। अब देखिए इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की खूबसूरती क्या है, देखिए सबसे पहले इसमें टोटल कितने कक्षा हो गए 4। तो मैंने क्या बताया था, जो कक्षा होता है वो हमारा आवर्त होता है, कितना कक्षा 4, यानी कि जो हमारा पोटेशियम है वो किस आवर्त में होगा, तो चौथे आवर्त में होगा, क्योंकि 4 कक्षा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये हमारा चौथा कक्षा है, ठीक है, और चौथे कक्षा में क्या है, यहाँ पोटेशियम है ना, तो चौथे कक्षा में पोटेशियम आ गया, ठीक है। अब ये किस समूह में होगा वो डिपेंड करता है, क्या हमारे एसपीडीएफ वाला जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है उससे आपको पता चलेगा कि वो किस समूह में होगा। तो एसपीडीएफ वाला जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने लिखा उसमें सबसे लास्ट हमारा क्या है 4s1, ठीक है। तो 4s का मीनिंग क्या हुआ कि s ब्लॉक का जो एलिमेंट होगा s1 उसके पहले लाइन में, तो हमें पता है कि फर्स्ट 2 लाइन जो था वो एस ब्लॉक होता है। ये सारा मैं डिटेल में बताऊंगा कौन सा एसपीडीएफ कैसे होता है, लेकिन अभी फिलहाल आप ये देखिए जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में क्या है 2 लाइन ए फर्स्ट और सेकंड दोनों एस ब्लॉक होता है, ठीक है। एस ब्लॉक क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है वो एस में ही रहते हैं, इसलिए वो एस ब्लॉक में है। इसका बाहरी कक्षा क्या है एस है ना, तो अब ये दोनों हमारा एस ब्लॉक हो, तो एस का पहला, तो देखिए पहले वाले में है ना, अच्छा, और चौथे आवर्त में, चौथे आवर्त का एस का पहला, ये हमारा के आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किसी का भी पोजीशन ज्ञात कर सकते हैं, थोड़ा सा डिटेल बताऊंगा बड़े वाले का भी लेकर। तो ये हमारा पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, ठीक है। अब कुछ और बड़ा लिखेंगे, तो अब इस तरह से ऊर्जा कैलकुलेट कर करके लिखने में थोड़ा क्या होगा, हमें टाइम ज्यादा लगेगा और याद रखना मुश्किल होगा। तो इसको आसान तरीका कैसे हम एसपीडीएफ के रूप में लिखते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे जो हम अफवाह का प्रिंसिपल यूज करेंगे उसको यूज करने के लिए पहले हम लिखते कैसे हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा 7 आवर्त हो गया, यानी कि 7 कक्षाएं होंगी। इन 7 कक्षा में कितने उप कक्षाएं होंगी वो लिखिए। 1 का क्या था, सिर्फ एस होता है, 2 में क्या एस और पी दोनों होता है, 3 में एसपीडीएफ,
4 में SPDF, ठीक है ना, 5 का, 6 का, 7 का, इससे हमने लिख लिया। अब इसमें क्या करते हैं हम, इस प्रकार से ऊपर से नीचे की ओर तीर का निशान लाते हैं और हमेशा तिरछा, ठीक है ना। सेकंड वाले में फिर क्या होगा, सेकंड तीर का निशान ये आएगा। तीसरे वाले में क्या होगा, तो ये P और S दोनों कवर करेगा, ठीक है। चौथे वाले में क्या होगा, इस प्रकार से। पांचवें वाले में देखिए इस प्रकार से। छठे वाले में इस प्रकार से, ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ तक में हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा 118। बाकी का जरूरत ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें ऊपर से नीचे की ओर आया। अब हमें स्टार्टिंग भी करना है, बस हर तरीका से। पहला कक्षा में इसमें जो आएगा ऊपर से नीचे, दूसरा में लीजिए, तीसरा में लीजिए, इस प्रकार से हम लिखते हैं, हमेशा ऊपर से नीचे की ओर आते हैं। तो यदि सपोज हम अगर इसमें जाते हैं तीसरे लाइन में, तो तीसरे लाइन में पहले कौन आएगा, P आएगा ना। किसका P, तो 2 का P, तो पहले 2P हमने लिया। 2 के P के बाद क्या होगा, 3S। जब चौथे लाइन पे आएंगे, चौथे लाइन में पहला क्या आ रहा है, P, तो P क्या किसका है, 3, तो 3P लिखेंगे। और 3P के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, 4S, क्योंकि चौथे लाइन क्या है, 4 है। अब आते हैं पांचवी लाइन पे, इसमें क्या होगा, पहले क्या है, D है, D किसका, 3 का ना, तो पहले हम 3D लिखेंगे। 3D के बाद 4P, 4P के बाद 5S। फिर जो नेक्स्ट वाले लाइन पे जाएंगे एरो पे, तो 4, उसमें पहले क्या हमारा D, किसका D, 4 का D, फिर 5 का P, 6 का S, फिर क्या हो जाएगा 4 का F, 5 का D, 6 का P, 7 का S। इस प्रकार से जब हम लिखेंगे तो हमारे पास अपने आप आ जाएगा। और ये ऊर्जा कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग ही है। तो अब ऊर्जा कंसिडरेशन जो हमारा था उसमें ऐड सब करना पड़ता था, कैलकुलेट करना पड़ता था, तो उसको थोड़ा सा इजी करने के लिए ये ऑफ प्रिंसिपल दिया गया कि हम इस प्रकार से अरेंज करें। और इसको लिखने में ये ध्यान देना है कि जो हमारा एक लाइन होना चाहिए, एस एस जो होना चाहिए एक लाइन में, पी पी बिल्कुल एकदम सेम टू सेम एक ही लाइन में, आगे पीछे होगा। ये लाइन जब ड्रॉ करेंगे उसमें क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। इसमें बिल्कुल सीधा लिखना पड़ेगा, तब जाकर ये नियम सही होता है, ठीक है ना। अब अगर हमें किसी भी संख्या में लिखना, सपोज हम लिखते हैं, मान लीजिए हम लेते हैं इसका फर्स्ट, सॉरी हमने क्या लिया था, पोटेशियम का लिया था। अब पोटेशियम के बाद अगर हम लिखते हैं ये क्या बोलते हैं, स्कैंडियम, यानी 21, ठीक है ना। 20 हमारा किसका होता है, इसका आर्गन का, ठीक है। अब उसके बाद हम ये 18 आर्गन, फिर 19 हमारा क्या हो जाएगा, ये पोटेशियम, और 20 हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम, और 21 किसका हो जाएगा, स्कैंडियम का। तो अगर हमें स्कैंडियम का लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 21 का, तो कैसे लिखेंगे, तो पहले हम SPDF में चलते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले लाइन में क्या लिखेंगे, 1S हमने लिख लिया, ठीक है। अगला क्या, सेकंड वाला लाइन किसका S है, 2 का, तो 2S भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट आएंगे तीसरे पे, क्या है, 2P और 3S, ये हमने लिख लिया, ठीक है। फिर आते हैं चौथे लाइन पे, क्या है, 3P और क्या है, 4S, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब आते हैं पांचवें लाइन पे, पांचवें लाइन पे क्या है, सबसे पहले क्या 3D है, तो 3D, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4P, 4P के बाद क्या हो जाएगा, 5S, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको फिल करना है, तो जो भी हम कक्षा का क्षमता होता है उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे। तो S का क्षमता कितना है, 2, 2 हमने लिख दिया, इसका भी 2, P का क्षमता 6, S का 2, P का 6, S का 2, ठीक है। अब एक बार हम जोड़ लेते हैं कि कितना है और कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। 2 4 10 12 6 18 2 20 हो गया। हमें चाहिए कितना, 21। तो ये कहाँ चला जाएगा, D का क्षमता कितना है, 10, लेकिन बच रहा है कितना इलेक्ट्रॉन, 1, तो यहाँ बस 1 ही लिखेंगे, 3D1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आके खत्म हो गया, इसके बाद का हमें जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भी फुल नहीं हुआ, तो आगे का नीड इसमें नहीं है। अब इसे अगर हम सिर्फ नंबर में लिखेंगे, SPDF के रूप में नहीं लिखते हैं, सेल वाले के फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया, उप सब सेल, यानी कि उप कक्षा के रूप में। अब अगर हम सेल के रूप में डायरेक्ट लिखें K11 के रूप में, तो पहले कक्षा में यानी 1 वाले के साथ पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। दूसरे कक्षा में यानी 2 वाला सेल के साथ 2 वाले सेल के कौन कौन है, ये दोनों मिलके कितना टोटल है, 8। अब आते हैं तीसरे सेल में, तीसरे सेल में क्या क्या है, ये दोनों है और ये है, ठीक है। तो कितना होगा, 2 6 2 8 और एक कितना हो गया, 9, हमने 9 लिख दिया। अब आते हैं चौथा सेल में, चौथा सेल में क्या बच रहा है, सिर्फ 2, ये आगे 2, ठीक है। तो 2 8 9 2। अब यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम ये वाला लिखे तो कंफ्यूजन होता ना कि आखिर इसे 2 क्यों लिखे, हम 3 भी तो लिख सकते हैं, इसे हम 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सब सेल के रूप में जाएंगे और जब ऊर्जा कंसिडरेशन करेंगे तो हमारा क्लियर होता है कि नहीं, यहाँ पे 2 ही आएगा, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और बड़ा चलते हैं,
सपोज हम लेते हैं 29 का, ठीक है। अगर हम 29 को हम यहाँ पे सॉरी और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट में पहुंच जाए। 29 नहीं लेकर हम क्या करते हैं 32 लेते हैं, यानी जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है 32। 32 किसका है जर्मेनियम का, ठीक है ना। तो हम 32 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का लिखते हैं। अब इसको अगर हम अरेंज करेंगे एसपीडीएफ के रूप में तो कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे एसपीडीएफ के रूप में लिखते हैं। तो पहले हमारा क्या आएगा 1s आएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा 2s, फिर क्या आएगा 2p, फिर क्या आएगा 3s, 2p के बाद क्या 3s है ना। अब जब चौथे लाइन पे जाएंगे तो क्या आएगा 3p, चौथे लाइन पे 3p और फिर क्या हो जाएगा 4s। फिर पांचवें लाइन पे जब आएंगे तो 3d और फिर 4p 5s, ठीक है। फिर अगले बार पाएंगे तो 4d 5p एंड सो ऑन, इस प्रकार से जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हमें अरेंज करना है तो क्या होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 32। तो हम पहले वाले में कितना दे सकते हैं 2, एस का क्षमता 2 ही होता है, यहाँ पर भी 2, पी का क्षमता 6, 2 6 2। अब डी का क्षमता कितना है, डी सबसेल का 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। एक बार हम जोड़ लेते हैं कितना हुआ 2 4 6 4 10, 2 12 6 18 2 20 10 30, 30 कंप्लीट हो गया। हमारे पास है कितना 32, 2 इलेक्ट्रॉन और बचे हुए, 2 कहाँ चला जाएगा 4p में, ठीक है। अब इसे अगर हम सेल के रूप में लिखें, ये हमारा क्या हो गया सब सेल के रूप में। अब इसे सेल के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला सेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है 2, दूसरा सेल में टोटल कितना है 8, तीसरा सेल में क्या क्या है ये भी है ये भी है और ये है, तो 6 2 8 और 10 कितना हो गया 18। यहाँ देखिए तीसरा सेल कंप्लीट हो गया हमारा, तीसरा सेल की क्षमता कितना होता है मैक्सिमम 18, ये 18 यहाँ पे जाके फिल हो गया, ठीक है। अब आते हैं चौथे सेल में, चौथे सेल की क्षमता क्या है ये है और ये है 2 और यहाँ पे 2 कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा चौथा सेल में 4s2 4p2, 2 8 18 और ये हो गया 4, ठीक है। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो एलिमेंट कहाँ पे होगा। सबसे पहले तो देखेंगे सेल कितना हुआ 1 2 3 4 सेल हुआ, यानी कि चौथा आवर्त। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा चौथा आवर्त 1 2 3 4, चौथा आवर्त है ना, यानी जो ये हमने एलिमेंट लिया है 32 वाला वो चौथे आवर्त में ही होगा। देखिए चौथा आवर्त में कहा गया 32, ये देखिए यहाँ पे ना चौथे आवर्त में हमारे पास क्या है, देखिए ये हमारा रहा चौथे आवर्त का जर्मेनियम 32, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया चौथे आवर्त में है। अब समूह में कि कौन से समूह में होगा, तो कौन से समूह में होगा तो देखिए, अच्छा इसको देखे डरना नहीं है बच्चा, ठीक है ना, ये इसी बताने के लिए लिया हूं मैं। देखिए इसको अब हम क्या करते हैं कौन से सबसेल में है, तो लास्ट में हमारा क्या आया था 4p, यानी कि p ब्लॉक में। तो p ब्लॉक में कितना 2, यानी p ब्लॉक कौन सा होता है, तो मैंने बताया था ये फर्स्ट वाला दोनों जो होता है s ब्लॉक होता है, ये लास्ट वाला जो होता है 6 लाइन ये क्या होता है p ब्लॉक, और ये जो बीच वाला होता है ये क्या होता है d ब्लॉक। इसको इसलिए हम एसपीडीएफ बोल करते हैं, इसमें जितने भी पदार्थ हैं उनका आखिरी में s पे ही वो अंत होगा, यानी उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो वो s में ही खत्म होता है, तो इसको हम कहते हैं s ब्लॉक। फिर यहाँ पे जो हमारा 6 लाइन में है 6 वो समूह में इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे उसका आखिरी जो होगा वो p ब्लॉक में यानी p पर ही खत्म होगा, तो ये p ब्लॉक का हो गया। और ये बीच वाला जो एलिमेंट है इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो d पे खत्म होगा, जैसे कि हमारा यहाँ हुआ था, देखिए इसमें लास्ट में क्या था d आया था, तो ये 21 का था, 21 देखिए कहाँ पे है d, ये है ना, ये d ब्लॉक में आ गया, और d1 है तो d का पहला ये जो समूह है तो पहला समूह। उसी प्रकार से यहाँ p ब्लॉक का क्या है, p में कितना 2 है और p का क्षमता कितना तो 6 होता है ना, तो टोटल कितना लाइन है 6 लाइन। s का क्षमता कितना 2, 2 लाइन। d का क्षमता कितना 10, तो देखिए यहाँ 10 लाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन, तो d का क्षमता 10। f का क्षमता कितना 14, तो नीचे वाला f ब्लॉक है, इसमें कितना एलिमेंट है तो 14 एलिमेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका क्षमता पता चल जाएगा। तो b p में कितना 2, यानी क्या वो दूसरा लाइन में, तो देखिए p का पहला लाइन p का दूसरा लाइन ये है ना, तो चौथे आवर्त में p ब्लॉक का दूसरा, तो p ब्लॉक का दूसरा ये हो गया, ठीक है। तो चौथे आवर्त का और p ब्लॉक का दूसरा एलिमेंट जर्मेनियम। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा पदार्थ आवर्त सारणी में कहां पर स्थित है, ठीक है।
अब एक थोड़ा सा और मैं बड़ा नंबर लिख सकता हूँ परमाणु संख्या, तो थोड़ा सा और बेटर समझ आएगा। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये शॉर्ट फॉर्म इसका कैसे हम करेंगे। अब इसे बहुत कुछ बताने के लिए फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर फर्स्ट वाले में जो ये एलिमेंट है इसको कैसे याद रखा जाए, याद करने का भी तरीका, वो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूंगा कि कैसे याद, बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मतलब सेंटेंस बोलिए फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका। तो फिलहाल अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वो भी मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा नंबर अपने चलते हैं 32 के बाद। सपोज हम लेते हैं क्या, इसका गोल्ड का। गोल्ड का क्या होता है, गोल्ड का हमारा जो AU, ठीक है। तो गोल्ड का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, तो उसको हम लिख के देखते हैं, ठीक है। देखिए गोल्ड का AU और उसका परमाणु संख्या कितना, 79। अभी हमने क्या लिया था, 32 का। अब हम किसका ले रहे हैं, 79 का। 29 का लिख के देखते हैं, ठीक है, बिल्कुल SPDF के रूप में। तो हम यही सब पहले अरेंज करते हैं, और इसको फिर मैं बताऊंगा एक और ट्रिक है, वो भी मैं करवाऊंगा, ठीक है ना। पहले आप इसके अकॉर्डिंग देखें, पहला लाइन में क्या है, 1S हमने लिख लिया। दूसरा लाइन में क्या है, 2 का S, 2 का S हमने लिख लिया। तीसरा लाइन में क्या है, 2 का P पहले आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 3 का S, वो हमने लिख लिया। चौथे लाइन में क्या आएगा, पहले 3 का P आएगा, और 3P के बाद क्या आ जाएगा, 4S आ जाएगा, 4S हमने लिख लिया। अब आते हैं पांचवें लाइन में, क्या है, पहले D, किसका D, तो 3 का D, उसके बाद क्या आएगा, P, तो 4 का P, फिर क्या आएगा, 5 का S, ये सब एक साथ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो एक लाइन पे है उसका ऊर्जा भी एक ही जैसा, पहले लाइन पे 1S है, उसका ऊर्जा कितना, 1। दूसरे लाइन पे 2S है, उसका ऊर्जा कितना, 2 + 0 यानी 2 बताया था मैंने। तीसरे लाइन में क्या है, 2P और 3S है ना, तो 2P का ऊर्जा कितना, 2 + 1 3, और 3 + 0 3, तो तीसरे लाइन पे वो सारा है। चौथा लाइन पे ऊर्जा कितना होगा, 4, तो देखिए 3P, तो 3 + 1 और 4S, 4 + 0 4 ऊर्जा। पांचवें लाइन पे कितना होना चाहिए, 5 ऊर्जा, तो 3D, डी का कितना बताया था मैंने, 2, और 3 + 2 कितना, 5 हो गया। 4P, 4 + 1 5S, 5 + 0, ये पूरा 5 ऊर्जा है। छठे लाइन पे जो भी होगा सबका 6 ऊर्जा होगा, तो वो सब क्या एक साथ ही आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे देखिए 3D 4P 5S एक साथ आया। इसके बाद जब हम अगले वाला चलेंगे हमारे छठे लाइन पे, तो 6 लाइन पे क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या आएगा, 4D, 4D हमने लिख लिया। फिर क्या आ जाएगा, 5P हमने लिख लिया। फिर हमने क्या लिखा, 6S लिख लिया, ठीक है ना, ये हमने लिख लिया इतना। अब पहले बार इसको हम अरेंज कर लेते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए उनको पुट करते हैं, अगर रिक्वायरमेंट होगा इससे ज्यादा का तो हम इसको ज्यादा में लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए एस का क्षमता कितना, 2, टी का 6, 2 6 2, डी का कितना, 10, ई का 6 2 10 6 2, इतना हमने लिख लिया। एक बार कैलकुलेट कर लेंगे कि कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। टोटल कितना, 29 है। तो 2 4 6 4 10, 2 12 6 18, 2 20 हो गया, 20 10 30, 6 36, 2 38, 10 48, 6 54, और 2 कितने हो गए, 56। अभी 56 ही हुआ है, हमें और चाहिए क्योंकि टोटल कितना है, 29, अभी 56 तक ही हुआ है। तो 6S के बाद हमने क्या लिया, छठा लाइन ले लिया, 1 2 3 4 5 6, छठा लाइन हमने ले लिया। अब क्या आएंगे सातवें लाइन पे, सातवें लाइन में पहले क्या है, 4S, उसके बाद क्या है, 5D, फिर क्या है, 6P, और फिर क्या है, 7S। इन सब का ऊर्जा कितना है, 7 है, तो इसको हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको फुल करते हैं। F का क्षमता कितना है, F का टोटल क्षमता हमारा कितना है, 14, हमने 14 लिख लिया, ठीक है। उसके बाद D का क्षमता कितना है, 10, तो हम 10 लिखेंगे। लेकिन एक बार चेक करेंगे, यहाँ कितना था, 56, 56 और 14 कितना हो गया, 70 हो गया। 56 और 14 कितना हो गया, 70। अब बचा कितना, टोटल कितना, 29, तो बच रहा है कितना, 9 ना, तो इसमें 10 तो पूरा हो नहीं पाएगा, 9 ही रहेगा क्योंकि 9 ही बच रहा है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं, 9, यानी इसके बाद का रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। यहाँ तक में ही काम खत्म हो गया, बस इतना में काम खत्म हो गया। ये आ गया SPDF के रूप में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा आ गया। अब इसे हम सेल के रूप में लिखेंगे, ये हमारा क्या हो गया,
सब सेल के रूप में, ठीक है। अच्छा, यहाँ से इससे क्या पता चल रहा था, बताया था मैंने कि जो लास्ट में होगा उसी में हो, समूह में। लास्ट में क्या है, डी है ना, 5D डी में है, और पावर क्या है, 9, यानी डी ब्लॉक का नौवां समूह में होगा। तो डी ब्लॉक कौन सा है, देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, डी ब्लॉक जो हमारा है यहाँ से लेकर यहाँ तक है। टोटल कितने समूह है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 समूह है टोटल। होने कितना आ जाएगा, 9th वाले में, तो 9वें समूह में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इस वाले समूह में ही गोल्ड होगा। देखिए यहाँ पे है ना गोल्ड, ये यू, ठीक है। तो समूह यहाँ तो चल गया, और लास्ट में क्या 5 है, यानी कि पांचवा आवर्त तक हो गया है। तो पांचवा आवर्त में क्या हुआ, ये पांचवा आवर्त, देखो पांचवें आवर्त में है ना, हमारे पास क्या होगा, पांचवें, सॉरी 5 नहीं 6 तक है ना, 6 भी है। हाँ, तो देखिए इसके द्वारा हमें क्या पता चल गया कि कौन से समूह में है। अब जब उसे सेल के रूप में लिखेंगे हम, जब उसे ये तो हमारा हो गया सब सेल के रूप में, अब लिखते हैं इसको सेल के रूप में। तो क्या होगा, पहले वाला सेल में कितना 2, दूसरा सेल में कितना है 8, तीसरा सेल में ये है और ये टोटल कितना हो गया 18, चौथे सेल में ये हमारा है, ये है और ये है और ये है, ये हमारा टोटल चौथा सेल क्या है, कितना कितना हो गया 2 10 2 12 10 22 22 और 14, कितना हो गया 36। देखिए हमारा चौथा सेल में टोटल कितना हो गया 2 6 और 2 8, 8 और 10 18, 18 और 14 कितना हो गया 32, ठीक है। ये चौथा सेल का क्लियर हो गया। अब आते हैं पांचवें सेल में। पांचवें सेल में कौन कौन सा है, तो ये है और ये है, ये तीनों पांचवें सेल का है। कितना हो गया 2 6 2 8 और 9 9 8 17, यहाँ आ गया। अब आते हैं छठा सेल में बचा है कितना 2 हो गया, छठा सेल में कितना है 2, और भी है क्या, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं क्या, 2 4 6 टोटल कितना हो गया 6 आवर्त, 6 कक्षा है नहीं छठे आवर्त में। तो देखिए छठे आवर्त में तो हमारे पास क्या जाएगा, छठे आवर्त में 1 2 3 4 5 6, यानी इस लाइन में ये जो हमारा 79 वाला होगा, यानी जिसका भी है, जैसे हमने गोल्ड लिया था, तो ये गोल्ड क्या होगा छठे आवर्त में, क्योंकि यहाँ पे कितना हो गया 6 कक्षा हुआ, तो छठा कक्षा नहीं छठा आवर्त में होगा। और कौन से समूह में, तो 5D9 डी ब्लॉक का नोमा में, तो नोमा लाइन ये है। तो देखिए छठा का नोमा लाइन आ गया ना, ये यू है यहाँ पे 79, तो छठे का नोमा लाइन में, ठीक है ना। और यहाँ से आप संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है। ये जो हमारा है संयोजकता भी बताता है, आखिरी कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, उसमें संयोजकता, यदि वो 4 से कम हो और 4 से ज्यादा होता तो 8 माइनस 4 करते हैं। तो आखिरी कक्षा में कितना है 2, यानी कि उसका संयोजकता कितना होगा 2। तो ये पूरा डी ब्लॉक जो है इन सबका संयोजकता 2 ही होता है, क्योंकि इनके आखिरी में 2 आते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। इस प्रकार से हम इन दोनों की मदद से बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ जो है वो कहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये 79 का हमने कर लिया। इस प्रकार से आप किसी का भी कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा तरीका, ये तो हो गया अफवाह प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब एक और तरीका है यहाँ पे, देखिए क्या ये जो एसपीडीएफ लिखने का तरीका है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। आपको पता है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत फेमस स्कूल है, ठीक है, उसका नाम सभी लोग जानता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत अच्छा है। उस दिल्ली पब्लिक स्कूल के नाम को हमने इसमें जोड़ा है, देखिए कैसे एस एस, एस से स्कूल, स्कूल स्कूल, ठीक है। टोटल पूरा नाम देखिए क्या है, दिल्ली पब्लिक
स्कूल, ठीक है, ये पूरा नाम हो गया। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल काफी फेमस है, तो हर किसी का फेवरेट हो सकता है, तो हम क्या करते हैं इसमें एक नाम फेवरेट, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब इसे बोलना क्या है, स्टार्ट करना है स्कूल से, तो जो भी वर्ड बोलेंगे 2 बार बोलेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं स्कूल से, स्कूल स्कूल, ठीक है, हो गया। अगला पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली अब इसको जोड़ दिया। जब पहले हम क्या लिए स्कूल, तो स्कूल स्कूल हो गया। अगला क्या है, पब्लिक स्कूल, तो क्या हो जाएगा पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर हमने दिल्ली भी जोड़ दिया उसमें, तो क्या हो जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस, दिल्ली पब्लिक स्कूल, डीपीएस। फिर हम क्या करते हैं, फेवरेट भी जोड़ देते हैं, तब क्या होगा फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है, ये भी जोड़ दिया आपने। अब देखिए ये जो हमारा अरेंजमेंट था, और उसको इससे एक बार तुलना पर लिख लीजिए, फिर मैं नंबर देना बताऊँ। देखिए पहले एस एस, एस एस आ गया ना, पी एस, पी एस, पी एस, पी एस, डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस, एफ डी। इसके बाद नेक्स्ट आएगा, तो देखिए ऊर्जा कंसिडरेशन के कारण अफवाह नियम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, ये हमने क्या लिखा था 5D लिख दिया था ना, 5D, 5D के बाद हमारा क्या आएगा 6P, ठीक है ना, 6P, 6P के बाद क्या आएगा 7S, ठीक है, 7S के बाद फिर क्या आएगा, जब 6P हमने लिया और 7S यहाँ पे आ गया, फिर जब नेक्स्ट में आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बोला भाई, यानी कि 5F, 5F, ठीक है, फिर क्या आएगा 6D, 6D, फिर क्या आएगा 7P, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखिए फिर आ गया ना FDPS, ये आ गया, फिर FDP और S, उसका जरूरत ही नहीं पड़ता, उसके बाद हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ तक में ही खत्म हो जाएगा टोटल 118। कैसे वो भी देखें, पी अगर हम इसको पूरा फुल कर दें, इस पी को पूरा फुल कर दें, तो कितना 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा इसका 80 वाले का यहाँ तक हो गया। अब अगला जब इसको फुल करेंगे 6, तो क्या हो गया 86 तक हो जाएगा, ठीक है, इसको फुल कर देंगे तो 88 तक हो जाएगा, ठीक है। अगला एफ, इसको जब फुल कर देंगे यानी 14, तो 88 और 14 कितना हो गया 102, यहाँ तक हो गया। अब अगला जब डी को फुल कर देंगे तो कितना हो गया 112, पी को फुल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 118, ये कंप्लीट हो गया ना, 118 तो है टोटल, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे आके एंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसी ऑर्डर पे आप देखिए FDP, अगला एस का जरूरत ही नहीं पड़ता है, यानी हम फिर भी बोल सकते हैं, तो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, SPDF का ऑर्डर देखिए हो गया, SS स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब इसमें आता है कि 1 2 3 कैसे हम इसमें साथ में जोड़ेंगे, तो यहाँ तो 1 2 3 भी है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट क्या करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 हमने लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसको थोड़ा सा दूर दूर करके हम लिखते हैं, ताकि हमारा 1 2 3 लिखना आसान हो जाए, ठीक है ना, देखिए हाँ, ठीक है, पहले स्टार्टिंग क्या करेंगे, हमारा पूरा स्कूल का नाम क्या है, ये हमारा पूरा स्कूल का नाम है फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल। हम क्या करते हैं स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, नेक्स्ट क्या हो जाएगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ठीक है। अगला क्या होगा फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये आ गया। अब इसमें आता है कि 1 2 3 कैसे लिख, तो पहला तो 1 हो गया, अब दूसरा एस है, यानी फिर से तो शुरुआत होगा, तो 1 में तो ऐसा हो नहीं सकता है, तो किस में जाएगा 2 में, तो 2S, क्योंकि 1S हमने पहले लिख लिया। अगला क्या होगा 2P, अब फिर से आगे एस, तो एस क्या होगा, यानी स्टार्टिंग में फिर से करना पड़ेगा, तो एस हम किसका लेंगे 2S तो हो ही गया, तो अगला क्या 3 में ही तो आएगा ना, तो 3S हमने लिख दिया, सॉरी 3P हमने लिख दिया, क्योंकि उसको पूरा करना है, 3S 3P लिख दिया, और फिर से एस आ गया। अब एस किससे हो सकता है, 3 का तो कंप्लीट हो गया, क्योंकि पी में 3 वाले आगे होता
तो 3p के बाद क्या होना चाहिए, 3d होना चाहिए था, लेकिन वो 3d तो नहीं आया, तो हम क्या करेंगे 4 कर लेंगे, क्योंकि 4 वाला ही होगा 4s, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया d, तो s के बाद 4s के s के बाद p होना चाहिए था, नहीं है क्या d, तो d किसका बचा हुआ है, 3 वाले का ही तो बचा हुआ है ना, तो 3d हमने लिख दिया, क्योंकि थ्री में क्या एसपीडी 3 होता है, तो 3d कंप्लीट हो गया। अब अगला बच गया ना 4 करना, तो 4p, ठीक है। अब फिर से एस आ गया, तो 4 का तो एस कंप्लीट हो गया, तो एस अब किसका होगा 5 का, तो 5s हो गया, ठीक है। अब एस के बाद 5p होता, तो यहाँ p होता तो हम लगातार लिखते जाते, तो ये क्या d है, तो d किसका 3 का तो कंप्लीट हो चुका है, अब d किस में आएगा 4 वाले में आएगा, तो 4d हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा 4d के बाद देखिए 5s हो गया, 4d हो गया। अब अगला था क्या p, तो s के बाद p था ना, तो 5s हो गया, तो 5p होना चाहिए। अब बताइए फिर से s आ गया, तो क्या लेंगे हम, 5f तो हो ही चुका था, तो 6s लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसके पीछे क्या कंप्लीट हुआ था, तो हमारा क्या 4d कंप्लीट हुआ था, तो d के बाद क्या है f होता है, तो पहले तो 4 वाला ही कंप्लीट करेंगे ना, तो 4f हो गया, ठीक है। फिर से d आ गया, तो 4 का d तो कंप्लीट है, तो अब d किसका होगा, तो 5 का d तो होगा, तो 4f के बाद क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा। और d के बाद क्या आना चाहिए था, f होना चाहिए था, लेकिन f नहीं होगी, क्या p है, यानी फिर से पीछे जाएंगे, तो पीछे किसका जाएंगे, तो 4 का p तो ऑलरेडी हो चुका है, तो किसका होगा 5 का, यहाँ पे जो होगा वो किसका 5 का p, तो 5 का p भी हो चुका है, तो और अगला p किसका होगा 6 का, तो 6 का p, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया फिर से s आ गया, s किसका होगा 6s तो हो चुका है, ये किसका होगा 7s होगा, ठीक है। अब यहाँ फिर से देखिए f आ गया, तो f किसका किसका हो चुका है, 4 का f हो चुका है, 4 का f हो चुका है, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 का ही तो f आएगा, 5f हो गया। अब d किसका किसका हो चुका है 1 2 3 4, 5 का d हो चुका है, ये किसका हो जाएगा 6 का d होगा, p फिर किसका होगा जिसका बचा हुआ है, तो किसका किसका हो चुका है 3 का p हो चुका है, 4 का p हो चुका है, 5 का p हो चुका है, 6 का p हो चुका है, तो ये क्या होगा 7 का ही तो p होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, आप पूरा ऑर्डर इस प्रकार से लिखिए या इस प्रकार, तो दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम इस प्रकार एलिमेंट कर लेंगे, उसको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक संख्या हो कितना भी ज्यादा हो, उसको तो हमें सिर्फ ऐड की तो कर देते जाना है, और सबका क्षमता में पता है उसको पुट करते जाना है, भले हमें 115 का लिखना हो। अब 115 का लिखना है, तो हम क्या करेंगे 115 इसे हमें सजाना है, ठीक है। तो कैसे सजाएंगे, देखिए अब स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, जब ये वाला हम पैटर्न लिख लेंगे, तो पैटर्न लिखने के बाद क्या होगा हम आसानी से सजा सकते हैं, एकदम पुट करते जाइए एकदम आराम से, एस का 2 2 6 2 6 2, डी का 10, पी का 6 2 10 6 2 14 10 6 2, ठीक है 14 10, ठीक है। यहाँ तक आ गया, एक बार हम जोड़ लेते हैं कितना हो रहा है, 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38 48 54 56 56 14 70 10 80 6 86 2 88 88 14 102 और एक 10, तो क्या हुआ 112 हो गया, तो पी में क्या आएगा 1 3 आ गया, 115 कंप्लीट हो गया 7p3, ठीक है। अब देखिए इसका पोजीशन 115 वाले का पोजीशन उसमें लास्ट में क्या 7p ना, यानी कि पी ब्लॉक का तीसरा समूह, तो देखिए पी ब्लॉक का तीसरा समूह हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा पी ब्लॉक है, तो पी ब्लॉक का तीसरा समूह 1 2 3, इसी समूह में कहीं ना कहीं 115 होगा, तो देखिए 1 2 3, ये हमारा देखिए ये रहा ना 115, यानी इसी समूह में आ गया, ठीक है। अब आते हैं कि वो किस आवर्त में होगा, यानी जो क्षैतिज वाला लाइन है इसमें कहाँ पे होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अब इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, जब हम इसको सेल के रूप में लिखेंगे, ये हमारा क्या सब सेल के रूप में था, अब यदि हम इसको सेल के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, पहला वाला में 2 हो गया, दूसरा वाला में 8 हो गया, तीसरे वाले में ये और फिर ये पूरा कंप्लीट है 18 हो गया, चौथे वाले में 2 6 2 8 10 18 18 14 32, ये भी कंप्लीट हो गया, पांचवें वाले का 2 6 2 8 10 18 18 और 14 32, ये हो गया, छठे वाले में कौन सा होगा 2 6 2 8 और ये 10 18 हो गया,
सातवें वाले में 2 और यहाँ पे 3, टोटल 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका 2 4 6 7, यानी कौन से में हो गए, सातवें आवर्त में। तो देखिए सातवें आवर्त में यानी ये वाला इसमें ही होगा ना। देखिए सातवें आवर्त में हमारा 115 आ गया ना, तो सातवें आवर्त में और पी ब्लॉक का तीसरा, ये क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम बता सकते हैं कि कोई भी पदार्थ आवर्त सारणी में कहाँ पे मौजूद है, और इस प्रकार से हम आसानी से लिख सकते हैं। तो आवर्त सारणी लिखने के लिए दो तरीका बेस्ट है। पहला अफवाह प्रिंसिपल, इस तरह से अरेंजमेंट कीजिए, और अगर इस तरह से अरेंजमेंट आप कर लेते हैं तो जो हमारा लाइन है वो उसमें ऊर्जा को इंडिकेट करता है। पहला लाइन 1 ऊर्जा, दूसरा लाइन 2 ऊर्जा, तीसरा लाइन 3 ऊर्जा, और उसी के अकॉर्डिंग हम उसको लिखते हैं। पहले में क्या होगा, पहले इलेक्ट्रॉन उसी सेल में जाएगा जिसका ऊर्जा सबसे कम होगा। उसके बाद जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ता जाएगा अगला सेल में इलेक्ट्रॉन आता जाएगा, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन हमेशा कम ऊर्जा वाले सेल में ही जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लिखते जाएंगे। तो ये हमारा अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका मैं बताया था ये वाला। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, एक एक वर्ड को दो दो बार बोलते हैं और फिर अगला उसमें जोड़ते जाते हैं। जैसे स्कूल 2 बार बोलेंगे स्कूल स्कूल, फिर जब पब्लिक जोड़ दिया तो नाम क्या हो गया, पब्लिक स्कूल, तो उसको 2 बार बोलेंगे पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। फिर हमें दिल्ली जोड़ दिया तो दिल्ली पब्लिक स्कूल, तो इसको भी 2 बार बोलेंगे दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल। फिर हम क्या करते हैं फेवरेट, तो फिर क्या होगा फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल फेवरेट दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये हमारे पास हो जाएगा। और उसको फिर हम उसका नंबर अरेंज कर लेंगे। तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं, और ऐसे भी दोनों तरीके आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने में तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिए, आपको दोबारा से बढ़िया तरीके से और समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन आप प्रयास कीजिए और डिफरेंट जो परमाणु संख्या है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का कोशिश कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। ठीक है, और उसके साथ साथ कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है इसमें। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग से बताऊंगा ये सारे जो एलिमेंट है इनको कैसे हम याद कर सकते हैं कि ये कौन से समूह में है। फर्स्ट वाले सेकंड वाले में पूरे सेंटेंस की तरफ हमें रखना नहीं है कि यहाँ वाला में हाइड्रोजन है लिथियम है सोडियम है, हमें सिर्फ एक हिंदी का सेंटेंस याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि इसमें हमारा कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, पहला एलिमेंट कौन सा आ रहा है, दूसरा एलिमेंट कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अभी आप इसका प्रैक्टिस कीजिए, कहीं डाउट होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। ओके।